हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 11 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 11 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ये सभी चीजें मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना है, एमजेटी ऐप लिख करके सर्च करना है और इसे डाउनलोड कर लेना है। यहीं पर आपको हमारे बेस्ट करंट अफेयर की ई बुक्स मिलेंगी, वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, फ्री वीडियोज मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स बहुत सारे फ्री मिलेंगे और फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, भारत और किस देश के बीच में कोकण शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? तो भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित हुआ। अभी सैन्य अभ्यास पर मैंने आपको वीडियो दी थी जिसमें मैंने कंट्री वाइज कवर कराया हुआ था कि किन किन देशों के बीच में साल भर में कौन कौन सा अभ्यास हुआ। दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय संजय दत्त हैं। इनका भी नाम आप याद रखेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे लोग ने डिटेल में आंसर किया। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना को मंजूरी दी है। आप लोग कमेंट कर रहे थे ना योजना पर वीडियो लाइए, योजना पर वीडियो भी आ रही है बहुत ही जल्द। ठीक है, लगभग काम कंप्लीट हो गया है। बहुत सारी योजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। अब बहुत ही जल्द आपके पास वीडियो आ जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की फिलहाल ये योजना है आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा, किसानों को बहुत ही कम दर पर 3% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 2 करोड़ रुपए तक की सीमा वाले लिमिट वाले लोन देंगे। ओके, इसके साथ ही साथ इस योजना के तहत दोस्तों प्रत्येक विकास खंड में अगले 3 वर्षों में 1475 किसान उत्पादक संगठन जो है वो बनाए जाएंगे। अच्छा, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने ही तो घोषणा की थी कि हर एक पंचायतों में सचिवालय स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, पंचायत स्तर के जो सचिवालय होंगे वो स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश ने अभी जनसंख्या दिवस पर एक नई जनसंख्या नीति लागू की थी, जिसके तहत मैंने आपको बताया था ना 2 से अधिक बच्चों पर सरकारी नौकरी वगैरह नहीं मिलेगी, योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अभी ओडीओपी योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था कंगना रनावत को, उनका भी नाम याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की बात की हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अभी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। इसके अलावा अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो चुका है, इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अच्छा, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया था, सॉरी इसको ध्यान रखिएगा, इसका शिलान्यास किया गया था, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था। और उत्तर प्रदेश बना था दोस्तों पहला ऐसा राज्य जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अभी उत्तर प्रदेश दो एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य बन गया था। इतने पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से हाल फिलहाल के करंट से याद रखना है। कुछ स्टैटिक्स के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर आप मैप में देखोगे तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है किसी भी राज्य की अपेक्षा। ये 8 राज्य से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 8 राज्य हो गए। 1 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिससे अपना बॉर्डर शेयर करता है उत्तर प्रदेश। राजधानी है इसकी लखनऊ। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और राजेश बिंदल जी यहाँ के करंट टाइम पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से चीफ जस्टिस हैं। यहाँ पर झीलों की बात करें तो रामगढ़ ताल, सुराहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है गोविंद बल्लभ पंत सागर। इसके अलावा नेशनल पार्क में बात करें दुधवा नेशनल पार्क, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इसके अलावा इटावा लायन सफारी यहीं पर ही है। ठीक है, लोक नृत्य में चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, ये सभी प्रमुख लोक नृत्य हैं यहाँ के। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है किसी भी राज्य की अपेक्षा। विधानसभा में सीटें सबसे ज़्यादा है किसी भी राज्य की अपेक्षा। विधान परिषद में सीटें सबसे ज़्यादा है किसी भी राज्य की अपेक्षा। लोकसभा में सीटें यहाँ से जाती हैं सबसे ज़्यादा किसी भी राज्य की अपेक्षा। और राज्यसभा में भी सीटें यहाँ से जाती हैं सबसे ज़्यादा किसी भी राज्य की अपेक्षा। इस प्रकार से दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बेसिक स्टैटिक पता होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश जीके की ई बुक भी मैंने लॉन्च करी हुई है। इसके अलावा यूपीपी का जिन लोगों ने बैच लिया हुआ है दोस्तों, उनको तो यूपी स्पेशल जीके पढ़ाया ही जाता है। अभी इस टाइम पर वीडियोज नहीं आ रही कोर्सेज में, कारण क्या है? कारण ये है कि मैं आप लोग के लिए और बेहतर चीजें लाने वाला हूं। जल्द ही डिजिटल बोर्ड पर हम लोग आने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि क्यों अब ऐसे वीडियो दूं, डायरेक्ट आने वाले समय में आपको डिजिटल बोर्ड पर ही वीडियो मिले। तो इसी वजह से रुकी हुई है, बिल्कुल डोंट वेरी हो जाइए, टीम बढ़ाई जा रही है और अब तेजी से वीडियोस वगैरह आएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने कोर्स लिया हुआ था सिर्फ वॉइस ओवर पर, समझ लीजिए अब उनके लिए तो और अच्छी बात हो गई, उसी प्राइस में अब डिजिटल बोर्ड पर उनको वीडियोस भी मिलेंगी बहुत ही जल्द। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य की टीम ने जीती? तो इसको जीता है दोस्तों किसने? मणिपुर की टीम ने। मणिपुर की टीम ने अभी हाल ही में रेलवेज को हरा करके जीत लिया है सीनियर राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप। इसने अभी देखिए पिछली बार भी यही चैंपियन थी, तो डिफेंडिंग चैंपियन थी, तो इसने अपना जो समझ लीजिए खिताब है वो डिफेंड किया है, यानी एक बार फिर से ये जीत चुकी है। पिछली बार भी मणिपुर ने ही जीता था, तो इस बार भी मणिपुर ने जीता है। आयोजन कहाँ किया गया था? केरल के कोझिकोड में आयोजित किया गया था, ईएमएस स्टेडियम में। क्लियर? चलिए, तो पिछला संस्करण जीता हुआ है, इस बार किसको हराया है? रेलवेज को हराया है। इतना क्लियर है? अब चलिए रिवीजन करवाते हैं। पिछले दिनों में कुछ जो ट्रॉफियां हुई हैं, कुछ जो आयोजन हुए हैं, उनको किसने किसने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बिल्कुल केयरफुली सुनिएगा। देखिए शुरू करते हैं सबसे पहले इंडिया से। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई, क्रिकेट से संबंधित है, इसको तमिलनाडु ने जीता हुआ है। इसके अलावा दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी हुई, मुंबई ने जीता है उत्तर प्रदेश को हरा करके। अभी दोस्तों डेविस कप हुआ था, डेविस कप के बारे में मैंने आपको बताया था कि रूस ने क्रोएशिया को हरा करके जीता डेविस कप। इसके अलावा कोपा अमेरिका हुआ था, कोपा अमेरिका फुटबॉल से संबंधित है, उसको किसने जीता? उसको दोस्तों अर्जेंटीना ने जीता था। ठीक है, इसके अलावा अभी यूरो कप भी हुआ था, वो भी फुटबॉल से रिलेटेड है। यूरो कप को इटली ने जीता था, ठीक है, इंग्लैंड को हरा करके। इसके अलावा और क्या बचता है? अभी एक होता है थॉमस कप और एक होता है उबेर कप। तो थॉमस कप दोस्तों अभी हाल ही में किसने जीता? थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया ने। और उबेर कप किसने जीता है? उबेर कप जीता है दोस्तों चाइना ने। ध्यान रखिएगा, थॉमस कप जो होता है और उबेर कप जो होता है, दोनों एक ही के द्वारा आयोजित कराया जाता है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बस अंतर ये होता है कि जो थॉमस कप होता है उसमें पुरुष खेलते हैं, ठीक है, बैडमिंटन का गेम होता है दोनों, उसमें थॉमस कप में पुरुषों का होता है और जो उबेर कप होता है वो महिलाओं का होता है। तो उबेर कप जीता चाइना ने, थॉमस कप जीता है इंडोनेशिया ने। क्लियर है? बिल्कुल, इतने टूर्नामेंट तो आपको कम से कम पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, वो भी आप याद रखेंगे। अगला, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया? तो आरबीआई ने दोस्तों अभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया हुआ है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक आप जानते ही हो, पेटीएम की ही एक कंपनी है, ठीक है, इसकी पेरेंट कंपनी पेटीएम है। तो इसको आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया है। इसको आरबीआई की यानी भारतीय रिजर्व बैंक की अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों अब ये और अधिक वित्तीय सेवाओं को, फाइनेंशियल सर्विसेज को कस्टमर को प्रदान कर सकेगी, दे सकेगी। यानी समझ लीजिए इसको एक प्रकार से एक और इस प्रकार से लाइसेंस मिल गया है कि और फीचर्स दे सकेगी जैसे अन्य बैंकें देती हैं, सुविधाएं देती हैं। ओके, तो पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में अगर बात करेंगे, नोएडा में हेडक्वार्टर्ड है। एमडी और सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता जी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के, जबकि अध्यक्ष हैं विजय शेखर शर्मा जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं पेटीएम के। क्लियर है? पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को केंद्र की मंजूरी मिली, ये कितनी लागत वाली परियोजना है? तो दोस्तों ये परियोजना है 44,605 करोड़ की लागत वाली केन बेतवा नदी लिंक परियोजना। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों केन और बेतवा को लिंक किया जाएगा। देखिए मैंने आपको एक बार समझाया था कि नदी लिंक परियोजना क्यों आती है, यानी नदियों को लिंक क्यों किया जाता है। लिंक का मतलब जोड़ना, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए एक नदी जा रही है इधर, दूसरी नदी इधर जा रही है, तो नदियों के किनारे किनारे वाले जो भाग होते हैं वो बहुत उपजाऊ होते हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए उपजाऊ हो गए, जैसे मान लीजिए इधर नदी जा रही है, लेकिन यहाँ बीच का एरिया जो होता है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ का जो एरिया होता है दोस्तों, ये उतना उपजाऊ नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर पानी की पहुंच नहीं होती है। तो ऐसे में जब यहाँ पर अगर दोनों नदियों को लिंक कर दिया जाएगा तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी व्यवस्था हो जाएगी सिंचाई की, है ना। तो यहाँ का एरिया भी कवर हो सकेगा, तो इसीलिए नदियों को लिंक कराया जाता है यानी जोड़ा जाता है। तो
तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में केन और बेतवा नदी के को लिंक करने की एक परियोजना बनाई गई है। अच्छा, लिंक करने से और भी फायदे होते हैं, जैसे इस पर डैम बनेगा, इस पर दोस्तों पुल बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, और इस पर डैम बनने से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा सकती है। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, तो उससे भी जनता को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाभ होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए ही दोस्तों नदी लिंक परियोजना लाई जाती है। तो ये 44,605 करोड़ रुपए की परियोजना है। इसमें केंद्र सरकार भी मदद कर रही है। 2 नदियों को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। 130 मेगावाट का देखिए यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया जाएगा। 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी इससे पैदा किया जा सकेगा। इसके अलावा दोस्तों 10.62 लाख हेक्टेयर की सिंचाई कर सकेगी। इसके अलावा यहाँ बेतवा नदी पर दोधन बांध बनाया जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर महीने का सबसे महत्वपूर्ण दिवसों में से एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको तो आपको याद ही होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये। 10 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। तो दुनिया भर के लोगों को दोस्तों उनके मानवाधिकार को दिलाने में मदद करने के लिए, उनको क्या क्या मानवाधिकार होते हैं इसके बारे में जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को पहली बार यह अस्तित्व में आया जब संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। इस बार की थीम है इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, यानी ह्यूमन राइट्स को एडवांस करना, उन्नत करना। इसके अलावा जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उसको रिड्यूस करना, कम करना, और समानता को लाना, यानी सभी को समान अधिकार दिलाना। अब देखिए इस महीने में अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं, क्विकली कर लेते हैं। आज रिवीजन, कई दिन हो गए हैं, रिवीजन करते हैं। 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे, 1 दिसंबर को ही बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस, 1 दिसंबर को ही नागालैंड का 59वां स्थापना दिवस, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट डे, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे, 4 दिसंबर को ही इंटरनेशनल बैंक डे, 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे, 5 दिसंबर को ही वर्ल्ड सॉइल डे। ठीक है, 7 दिसंबर को राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अगला देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने किस फाइटर प्लेन से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो डीआरडीओ ने दोस्तों अभी हाल ही में सुखोई 30 MKI के द्वारा, ये एक फाइटर प्लेन है, इसके द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया है। ब्रह्मोस दोस्तों भारत की सबसे तेज मिसाइल है, सुपरसोनिक है ये, सुपरसोनिक। ठीक है, अभी तक देखिए सभी देशों के पास सुपरसोनिक ही है, सिर्फ एक देश हटा दो तो कौन सा देश? रसिया। रसिया के पास हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक कौन सी है? जरकॉन। जरकॉन मिसाइल के बारे में अभी मैंने बताया था, 2-3 दिन मैंने इसको कवर किया था। रसिया के पास है अभी, ये हाइपरसोनिक है। हाइपरसोनिक मैंने आपको बताया था ना, 5 मैक से ज़्यादा की स्पीड हो। सुपरसोनिक 1 से 5 मैक तक की स्पीड, और 1 मैक को सबसोनिक कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सुपरसोनिक है ये, हालांकि भारत और रसिया के ही सहयोग से बनाया गया है। भारत की नदी है ब्रह्मपुत्र, और रसिया की भी नदी है एक, उसके द्वारा उसी के नाम पर ये नाम रखा गया है ब्रह्मोस। इंडिया और रसिया का संयुक्त उद्यम है। तो अभी उड़ीसा के चांदीपुर से इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज से इसका परीक्षण किया गया। इस बार देखिए हवाई संस्करण का परीक्षण किया गया है, यानी फाइटर प्लेन में कैसे इस मिसाइल को फिट करके दागा जा सकता है, अटैक किया जा सकता है, ये परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ के बारे में तो आप बेसिक जानते ही होंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी 1958 को स्थापित हुआ था, जब नासा स्थापित हुआ था अमेरिका में, तभी यहाँ पर डीआरडीओ आया था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है, जी सतीश रेड्डी जी हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। अगला, भारत के किस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक संस्था IDEA में शामिल करने का निमंत्रण मिला? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी को IDEA, जिसे आइडिया भी कहते हैं, इंटरनेशनल आइडिया। तो इंटरनेशनल आइडिया दोस्तों एक सलाहकार संगठन है, सलाहकार बोर्ड है जो चुनाव वगैरह को कराता है। तो इसमें भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी को शामिल करने के लिए इनविटेशन मिला हुआ है। ये हैं सुनील अरोड़ा जी, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के, अब तो नहीं है, रिटायर हो चुके हैं। तो इनको आइडिया में शामिल करने के लिए एक निमंत्रण मिला है। आइडिया का मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ये 15 सदस्यीय बोर्ड होता है, ठीक है, जिसमें दुनिया के टॉप मोस्ट थिंक टैंक शामिल होते हैं। सुनील अरोड़ा जी के बारे में बात करें तो 2018 से 2021 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे।
23वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनके ही कार्यकाल में 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था। ओके, 24वें चुनाव आयुक्त कौन है? तो 24वें और वर्तमान में है सुशील चंद्रा जी। ठीक है, इनका भी नाम याद रखना है। सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त है। राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे जी ये जो है चुनाव आयुक्त, उनकी सहायता के लिए। नवंबर मंथ की ई बुक आ चुकी है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है ले लीजिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ चुकी है, तो दोनों लैंग्वेज को आप ले सकते हैं। अब से मैं इसमें इमेजेस भी ऐड करवा रहा हूं, तो अब से थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए ई बुक तो आप देखिए, इस बार और भी शानदार तरीके से लॉन्च की गई है। अगला, बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 21 कहाँ आयोजित होगा? तो ये दोस्तों आयोजित होगा पुणे में। पैनेक्स 21 कब आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा दोस्तों 20 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर के बीच में। बिम्स्टेक देशों के बीच में होगा। अब बिम्स्टेक के बीच में कौन कौन से देश आते हैं? बिम्स्टेक कंट्रियां कौन कौन सी हैं? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड, ये बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। इनके बीच में एक संयुक्त अभ्यास होगा। क्यों अभ्यास होगा? एक जैसे आपदा राहत के लिए होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपदा आ जाती है, ये देश देखेंगे आप तो यहाँ पर हिंद महासागर के आसपास और बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसी आपदा आ जाती है, कोई तूफान आ जाता है, कुछ ऐसा आ जाता है, तो सब देश कैसे मिल करके एक साथ निपट सकते हैं, इसके लिए ये एक अभ्यास होगा। ठीक है, मानवीय सहायता के लिए आपदा राहत अभ्यास है ये। अगला देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने नौसेना के किस स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक प्रदान किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने अभी हाल ही में 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक प्रदान किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, इमेज देख लीजिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी 22वीं मिसाइल स्क्वाड्रन को ये राष्ट्रपति मानक पद प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन है, इसके 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसी वजह से डाक विभाग ने एक विशेष दिवस कवर और एक स्मारक टिकट भी जारी किया है। इसकी वीरता की कहानियां दोस्तों बहुत ज़्यादा हैं। ये जो 22वां मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन है इंडियन नेवी का, इसने दोस्तों 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के टाइम पर ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया था और इसी के तहत कराची पोर्ट पर बमबारी भी इसी ने की थी। इसके अलावा ऑपरेशन विजय हो, ऑपरेशन पराक्रम हो, इन सभी मिशनों में ये भाग लिया हुआ है। इस स्क्वाड्रन को एक महावीर चक्र मिल चुका है, 7 वीर चक्र मिल चुका है और 8 नौसेना पदक भी मिल चुका है वीरता के लिए, और भी कई युद्ध सम्मान इसे मिल चुके हैं। तो इसकी वीरता को लेकर के, इसके 50 वर्ष पूरे करने को लेकर के इनको राष्ट्रपति मानक प्रदान किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अभी इसी महीने में तो इंडियन नेवी डे मनाया गया 4 दिसंबर को, इसको मत भूलना आप लोग। इसके अलावा आर हरि कुमार जी ये बनाए गए भारतीय नौसेना के नए अध्यक्ष। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला, RIBA द्वारा किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दिया जाएगा? तो RIBA के द्वारा दोस्तों बालकृष्ण दोषी को दिया जाएगा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए दिया जाएगा इनको रॉयल गोल्ड मेडल। रॉयल गोल्ड मेडल जो होता है दोस्तों, ये वास्तुकला के क्षेत्र का दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान होता है, तो बालकृष्ण दोषी जी को दिया जाएगा। बालकृष्ण दोषी जी दोस्तों बहुत ही फेमस ये वास्तुकार हैं और इनकी वास्तुकला बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित इमारतों में वास्तुकला का प्रदर्शन किया है, जैसे IIM बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, अरण्या लो कॉस्ट हाउसिंग इंदौर, जिसके लिए इनको 1995 में आगा खां पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको RIBA के द्वारा रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा वास्तुकला के क्षेत्र का सम्मान दिया जाएगा, रॉयल गोल्ड मेडल 2022। क्लियर? बिल्कुल। तो बस दोस्तों, ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा, अगर लाइक नहीं किया हो अभी तक तो लाइक कर दो और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अब आप लोग के लिए बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, बहुत ही बेस्ट तरीके की। इसकी क्विज और PDF आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, जाइए इसकी फटाफट से क्विज सॉल्व कर लीजिए। जाते जाते ये 2 क्वेश्चन के आंसर करते जाइए। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण जी का इस बार कौन सा स्थान है? एशिया पावर इंडेक्स में टॉप पर कौन है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन, जो भी कोई नोटिफिकेशन होती है, सबसे पहले आपको यहीं पर दी जाती है। तो आप सभी वीडियोज की लिंक पाने के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। MJT एजुकेशन सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर जाकर के, आपको ये ग्रुप मिलेगा, ज्वाइन कर लेना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।